अरे माँ, आप तो बड़ी भोली निकली। आगे आगे देखिए क्या होता है। पूजा को तो क्या, बहुत जल्द मैं तो आपको भी नौकरानी बना लूंगी। मधु कविता को हीरा समझ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। बाजार पहुंचकर मधु कविता को खरीदारी कराने ले जाती है। भैया, सबसे महंगी वाली बनारसी साड़ी दिखाना मेरी बहू के लिए। देख बेटा, ये वाला सूट भी ले ले, तुझ पर बहुत जचेगा। अरे नहीं नहीं माँ, इतना सब क्यों, आप बस साथ हैं वही बहुत है। कविता मधु से बनावटी तौर पर मना कर रही होती है, तभी ज्वेलरी एक हीरे की अंगूठी पर उसकी नजर पड़ती है। अरे माँ, ये अंगूठी कितनी सुंदर है ना। तुझे पसंद आई है तो बस ले ले। मेरी हीरा बहू के हाथ में हीरा ही तो अच्छा लगेगा। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, गला सूख रहा है। अरे भैया, मेरी बहू के लिए ठंडी आइसक्रीम लाओ और एक लिम्का भी। आराम से बैठ बेटा, थक गई होगी तू। शाम तक मधु कविता को सारी शॉपिंग कराकर घर लौटती है और कविता सारी शॉपिंग बैग सोफे पर पटक देती है। हाय माँ, पैर जवाब दे रहे हैं। इतनी शॉपिंग कर ली कि पैरों में जान ही नहीं बची। अरे मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर, अब भी तेरा दर्द दूर करवाती हूँ। ओए पूजा, मर गई क्या? सुनती नहीं? माँ, आपने बुलाया? हाँ, महारानी की तरह खड़ी क्या देख रही है? जा पहले मेरी बहू के लिए ठंडा शरबत बना कर ला। पूजा चुपचाप शरबत बनाकर लाती है। कविता मजे से शरबत पीती है। तभी मधु एक और फरमान सुनाती है। अब चल, जरा इसके पैर दबा। बेचारी मेरे साथ बाजार घूमकर थक गई है। चल जल्दी हाथ चला। पूजा जमीन पर बैठकर कविता के पैर दबाने लगती है। कविता सोफे पर पैर पसार कर बैठ जाती है। तभी मोहित वहां आ जाता है। माँ, ये क्या कर रही हो आप? पूजा से भाभी के पैर दबा रही हो। भाभी तो उससे उम्र में भी ज्यादा बड़ी नहीं है और वो भी इस घर की बहू है। तू चुप रह जोरू के गुलाम। कुछ तो काम करेगी ना ये घर में, या छाती पर मूंग दलेगी बस? काम न काज की, दुश्मन अनाज की। चाहे जितना सर पर चढ़ा ले तू इसे, पर मेरे लिए तो ये बस एक पत्थर है। माँ, आप ये क्यों कर रही हो? और आज आप शॉपिंग करके लाई तो आपने इसके लिए क्या लिया? कुछ तो लाया होगा अपनी छोटी बहू के लिए। भिखारियों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुझे दिलाना है तो खुद दिला। जब बहू मेरी पसंद की नहीं तो कपड़े भी मेरी पसंद के क्यों पहनेगी? चल कविता बेटा, तू अंदर मेरे कमरे में चल, हम एसी चलाकर बढ़िया मूवी देखेंगे। मधु और कविता हंसते हुए एसी वाले कमरे में चली जाती हैं। मम्मी, आज मेरा हाथ पैर बिल्कुल नहीं चल रहे। इतनी थकान है कि रसोई में जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। अरे मेरी बच्ची, तेरा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। बता क्या खाएगी? जो तू कहेगी वही मंगाऊंगी। मम्मी, मेरा तो बड़ा मन है कि हम आज बाहर से पिज्जा मंगा लें। बहुत दिनों से नहीं खाया। वैसे तो हम बाहर का खाते नहीं है, पर तेरी खुशी के लिए पिज्जा भी आएगा। तू अपने लिए मंगा ले। रसोई में खाना वो करमजली बनाएगी। मधु कमरे से बाहर आती है और चिल्लाकर पूजा को आवाज देती है। ओए पत्थर, सुन रही है? खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा रसोई में और सबके लिए बढ़िया खाना बना। मेरी बड़ी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज खाना नहीं बनाएगी। माँ, मुझे सुबह से बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। पूरे शरीर में बहुत दर्द है, शायद तेज बुखार है। आज मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। शर्म नहीं आती तुझे जबान लड़ाते हुए? काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना करेगी। माँ, ये क्या किया आपने? उसे सच में रात से बहुत तेज बुखार है। तू चुप कर अपनी लुगाई के चमचे। ये सब मक्कारी है इसकी। बड़ी बहू की सच में तबीयत खराब है तो हम क्या भूखे मरेंगे इसके नाटक की वजह से? चल पूजा, मरते पड़ते जैसे भी हो रसोई में जा और खाना बना। पूजा रोते हुए और कांपते हाथों से रसोई में जाती है। बुखार में तपते हुए भी वो सबका ख्याल रखती है। माँ को आर्थराइटिस है, उनके खाने में खटाई और रायता बिल्कुल नहीं डालूंगी। पापा दिल के मरीज हैं, उनके लिए बिना तेल का खाना बनाऊंगी। और दादी के लिए बिल्कुल हल्के में, चाहे वो मुझे कितना भी बुरा कहे, पर मैं उनका स्वास्थ्य खराब नहीं होने दे सकती। पूजा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। कविता अंदर मजे से पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ उठा रही होती है। ये क्या उबला हुआ घास फूस ले आई है? ना इसमें तड़का है ना घी दिख रहा है। और मेरा रायता कहाँ है? सबको दही दिया, मुझे क्यों नहीं? माँ, आपको आर्थराइटिस की समस्या है। खट्टा खाने से आपके जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने आपको रायता नहीं दिया। देख रही हो माँ, ये अभी से मेरे खाने पर पाबंदी लगा रही है। मुझे रायता नहीं देकर भेदभाव कर रही है। और इस ससुर को क्या खिला रही है? न तेल न माँ। हाँ बहू, ये कैसा बेस्वाद खाना है। एक तो हम बीमार हैं, ऊपर से ऐसा उबला हुआ खाना खिलाकर हमें और बीमार करना चाहती हो क्या? नहीं पापा, आपको दिल की बीमारी है, इसीलिए डॉक्टर ने नो ऑयल कुकिंग कहा था। और दादी को किडनी और डाइजेशन की दिक्कत है, इसीलिए उनके लिए हल्का खाना बनाया। गौरव भैया के लिए मैंने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है। अरे भाड़ में जाए तेरी नो ऑयल कुकिंग। तू साजिश कर रही है ताकि हम कमजोर होकर मर जाएं। जरा देख मेरी बड़ी बहू को, उस दिन उसने कितना जायकेदार खाना बनाया था। असली खाना तो वो होता है। तभी मोहित भी पूजा की हालत देखकर और घर के बड़ों की बातें सुनकर अपना आपा खो देता है। बस करो पूजा, तुम अपनी मर्जी क्यों चलाती हो?
वैसे ही यहाँ तुम किसी को पसंद नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे भी सुनना पड़ता है, और तुम फिर भी। मोहित गुस्से में पूजा को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। चटाक। वाह, देखा, आखिर तुझे भी अपनी गलती का एहसास हो ही गया। मैंने कहा था ना कि तेरी पसंद पत्थर और मेरी पसंद हीरा है। पूजा अपना गाल पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह 6 बजे कविता जॉगिंग के लिए तैयार हो रही है। वो एक ढीला ढाला सूट और दुपट्टा पहनकर बाहर आई। अरे बेटा, इतनी सुबह सुबह सूट पहनकर कहाँ जा रही है? माँ, सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है ना। मैं बस पास के पार्क में जॉगिंग करने जा रही हूँ। पर बेटा, तू सूट पहनकर जॉगिंग करेगी, तुझे दिक्कत नहीं होगी। माँ, अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, चाहे जॉगिंग हो या कुछ और। मर्यादा सबसे ऊपर है, मैं इन्हीं कपड़ों में कर लूंगी। तभी पूजा टी-शर्ट और लोअर पहनकर जॉगिंग के लिए बाहर निकलती है। ओए पत्थर, जरा देख और सीख मेरी बड़ी बहू से। तू तो बेशर्मों की तरह लोअर टी शर्ट पहनकर निकल पड़ी, और मेरी बड़ी बहू को देख, संस्कार देखो इसके कि जॉगिंग भी सूट में कर रही है। डूब मर कहीं जाकर। पूजा बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है। कविता बाहर निकलकर पार्क के पास वाले पब्लिक वॉशरूम में घुसती है और वहां पर ऊपर वाला सूट उतार कर बैग में रख लेती है और अंदर के शॉर्ट जिम वेयर में बाहर आती है और जिम जाती है। कविता, तूने क्या रिस्क ले रखा है? तेरे ससुराल वाले तो बहुत दकियानूसी है। अगर उन्होंने तुझे इन छोटे कपड़ों में देख लिया तो? अरे उन बुढ़े बुढ़ियों को क्या पता चलेगा। मैंने सबको अपने सोशल मीडिया से ब्लॉक कर रखा है। घर पर संस्कारी बहू का नाटक करती हूँ और यहाँ अपनी मर्जी की जिंदगी जीती हूँ। कविता अपनी एक बोल्ड फोटो खींचकर चुलबुली नाम के एक अकाउंट पर अपलोड करती है। उसी दिन दोपहर में पूजा रसोई का काम निपटाकर अपने फोन पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए ट्रेंड्स देख रही थी। तभी अचानक स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक फोटो पर ठहर जाती है। ये तो जेठानी जी हैं, पर ये तो जिम में हैं और इन्होंने ये कैसे कपड़े पहने हैं? चुलबुली नाम का अकाउंट। पूजा उस अकाउंट को गहराई से चेक करती है तो उसे कविता की ढेर सारी ऐसी फोटोज और वीडियोस मिलते हैं जिनमें वो घर से बिल्कुल अलग दिख रही है। ओहो, तो ये है माँ का हीरा, बाहर संस्कारी और अंदर इतनी मॉडर्न। अब मुझे समझ आया कि रोज सुबह सूट पहनकर कहाँ जाती है। अब मुझे इन पर नजर रखनी होगी कि ये और क्या क्या गुल खिला रही हैं। उसी समय कविता अपने कमरे में अपनी माँ से फोन पर बात कर रही है। हाँ मम्मी, सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है। यहाँ तो मजा आ गया। सास मुझे सिर आंखों पर बिठा कर रखती है और उस बेचारी देवरानी पूजा को तो सब नौकरानी समझकर दबा कर रखते हैं। सास सारा काम उसी से करवाती है। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तक सास तेरे पर फिदा है, गरम गरम लोहा है हथौड़ा मार दे। कोशिश कर की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करवा ले। हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द गौरव को मना लूंगी और फिर जायदाद हमारे नाम होगी। तभी गौरव कमरे में दाखिल होता है। कविता जल्दी से फोन काट देती है। गौरव कविता के पास आने की कोशिश करता है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कविता चिढ़कर अपना हाथ छुड़ा लेती है। कविता, क्या हुआ? तुम मुझसे इतनी खिंची खिंची क्यों रहती हो? माँ ने तुम्हारी इतनी तारीफ की थी, लेकिन शादी के बाद से तुमने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे सिर दर्द है और वैसे भी मुझे सब रोमांस वोमांस पसंद नहीं है। अच्छा सुनिए, कब तक हम इस पुराने घर में और इस भीड़ भाड़ में रहेंगे? क्यों ना हम मम्मी से कहकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। ये तुम क्या कह रही हो कविता? माँ पापा अभी जिंदा है और मोहित मेरा छोटा भाई है। हम उनसे अलग होने या जायदाद हड़पने की बात कैसे कर सकते हैं? ये गलत है। आप तो बस चुप ही रहिए, आपको समझ नहीं आता। अगर एक बार प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गई तो हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे। आप बस देखते जाइए मैं क्या करती हूँ, बीच में मत बोलिएगा। हे भगवान, माँ ने जिसे हीरा समझा उसके मन में तो इतना जहर भरा है। क्या मैंने माँ की पसंद पर भरोसा करके गलती कर दी? गौरव तिरस्कार के बाद करवट लेकर सो जाता है। अगले दिन शाम के समय मोहित और पूजा बाहर से घूमकर और कुछ खरीदारी करके घर लौट रहे हैं। उन्हें देखते ही मधु का पारा चढ़ जाता है। आ गए जोरू के गुलाम और उसकी मॉडर्न मेम साहिब। हो गई तुम दोनों की मौज मस्ती। घर के काम काज छोड़कर बस आवारा गर्दी करवा लो इनसे। हाँ मम्मी, बहुत दिनों से पूजा बाहर नहीं गई थी तो उसे थोड़ा घुमाने ले गया था। हाँ हाँ ले जा, आखिर इसे घूमना और पैसे उड़ाना ही तो आता है। जरा देख मेरी बड़ी बहू को, घर की कितनी चिंता है उसे। मोहित और पूजा चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। पूजा, तुम इतना सब कैसे सुन लेती हो? तुम माँ को बता क्यों नहीं देती कि हम ये सब शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? आप शांत हो जाइए, वो बड़ी हैं, उनका हक है डांटने का। अगर हम अभी बता देंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा ना। बस एक हफ्ता और रुक जाइए। अगले दिन फिर सुबह मोहित और पूजा तैयार होकर दबे पांव घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों इतनी सुबह सुबह? घर के कामकाज कौन करेगा? क्या ये घर कोई धर्मशाला है जो जब मन किया निकल पड़े? माँ, बस जरा बाजार जा रहे हैं, कुछ जरूरी काम है, जल्दी लौट आएंगे।
हाँ हाँ, तुम्हें तो घूमने फिरने से फुर्सत ही कहाँ है। मेरी बड़ी बहू को देख, अभी तक रसोई में मेरे लिए बादाम का दूध बना रही है। शर्म करो कुछ। माँ बस 1 घंटे की बात है, हम अभी आकर सारा काम संभाल लेंगे। मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा, पत्थर कहीं की। घर से निकलकर मोहित और पूजा एक ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में बैठे हैं। ये लीजिए मैडम, आपकी 4 धाम यात्रा की कंफर्म टिकटें। रहने और खाने का पूरा इंतजाम वीआईपी होगा। इसके बाद मोहित और पूजा एक दुकान से दूसरी दुकान भाग रहे हैं। उनके हाथ में ढेर सारे थैले हैं। मोहित देखो, ये पीला और सुनहरा रंग कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ पूजा, तुम्हारी पसंद लाजवाब है। चलो अब ज्वेलरी शॉप पर चलते हैं, मैचिंग गहने भी तो लेने हैं। ज्वेलरी शॉप पर और सैंडल की दुकान पर पूजा बहुत बारीकी से चीजें चुन रही है। वो एक कीमती हार और आरामदायक सैंडल पसंद करती है। मोहित, गेस्ट लिस्ट फाइनल हो गई है। लगभग 200 लोग होंगे। हमें सबको पर्सनली कॉल करके इनवाइट करना होगा। नमस्ते। हाँ, उस तारीख को शाम 7 बजे ऑडिटोरियम पहुंच जाइएगा। बस ध्यान रहे घर पर किसी को पता ना चले, ये एक बड़ा सरप्राइज है। इसके बाद दोनों ऑडिटोरियम हॉल बुक करने जाते हैं। देखिए, हमें यहाँ 200 लोगों की गैदरिंग चाहिए। लाइट शानदार होनी चाहिए और स्टेज का डेकोरेशन एकदम जश्न जैसा। ये डेट फिक्स है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दोनों ढेर सारी खरीदारी करके रात का समय दबे पांव घर में बहुत सारे गिफ्ट्स और सामान लेकर घुसते हैं। मधु सो चुकी है। उफ, आज तो बहुत थक गई पूजा, लेकिन सारा इंतजाम हो गया। हाँ, बस ध्यान रखना कि ये सब सरप्राइज है। घर में किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना सब खराब हो जाएगा। एक तरफ मधु के छोटे बेटे बहू उनसे कुछ छुपा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कविता ने मधु के दूध में नींद की गोली मिला दी थी, जिससे उनको गहरी नींद आ गई। जिसके बाद कविता दबे पांव उनके कमरे में घुसते हैं और उनकी अलमारी की चाबियां निकालती है। वो तिजोरी खोलकर प्रॉपर्टी के असली पेपर्स निकाल लेती है और सुबह कविता और गौरव तैयार होकर बाहर जाने लगते हैं। क्या हुआ बेटा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? माँ, रात से मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। गौरव मुझे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। हाय राम, जा बेटा जा, जल्दी डॉक्टर को दिखा करा, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। घर से बाहर निकलकर गौरव गाड़ी चला रहा है, लेकिन कविता उसे डॉक्टर के पास नहीं बल्कि कोर्ट ले गई है। कविता, ये तो कोर्ट का रास्ता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुमने तो कहा था कि डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे, पहले इन पेपर्स पर साइन कीजिए। मैंने वकील से बात कर ली है, माँ की पावर ऑफ अटॉर्नी अब हमारे नाम होगी। क्या? ये तो घर के कागज है। कविता, ये तुम क्या कर रही हो? माँ ने हम पर भरोसा किया और तुम उनके साथ ऐसा धोखा कर रही हो। ज्यादा नैतिकता मत झाड़िए। मैंने कल रात बहुत मुश्किल से ये पेपर्स हासिल किए हैं, बस ट्रांसफर पेपर्स बनवाने हैं। कविता वकील के सामने बैठी और प्रॉपर्टी के पेपर्स को बदलने का दबाव बना रही है। देखिए वकील साहब, मुझे ये सारे पेपर्स अपने और अपने पति के नाम पर चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी का ड्राफ्ट ऐसा बनाइए कि साइन होते ही सारी जायदाद हमारी हो जाए। पर मैडम, इसके लिए आपके सास के साइन लगेंगे। क्या वो तैयार हैं? आप अपना काम कीजिए, साइन कैसे लेने हैं वो मुझ पर छोड़ दीजिए। कोर्ट से लौटकर कविता और गौरव घर पहुंचते हैं। तभी मधु दौड़कर आती है। क्या हुआ बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? रिपोर्ट्स में क्या आया? दिखाओ दिखाओ, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ खास नहीं है। वो गर्मी बहुत है ना, तो उसी की वजह से थोड़ी डिहाइड्रेशन हो गई थी, बस ग्लूकोज और आराम बताया है। अच्छा बेटा, शुक्र है। तू अंदर जा और आराम कर, मैं तेरे लिए ठंडा मीठा आम पन्ना भिजवाती हूँ, अभी ताजगी आ जाएगी। कविता चैन की सांस लेती है और अलमारी से वो पेपर्स रख देती है। देखा गौरव, आज तो मजा आ गया। वकील ने सब तैयार कर दिया है, अब बस मम्मी के साइन होते ही हम इस घर और जायदाद के मालिक होंगे। कविता, पर ये ठीक नहीं है। हम माँ को धोखे में रखकर साइन करवा रहे हैं। रुकने का वक्त नहीं है, हम ये काम ठीक 15 तारीख को करेंगे। 15 तारीख? उस दिन तो मम्मी का जन्मदिन है। तुम उनके जन्मदिन पर ऐसा करोगी? हाँ, क्योंकि उसी दिन मम्मी खुश होंगी और ज्यादा ध्यान नहीं देंगी। हम उन्हें कोई तोहफा देने के बहाने इन कागजों पर साइन करवा लेंगे। इसी तरह दिन गुजरते हैं और 2 दिन बाद। मोहित, सब तैयार है ना? हलवाई से बात हो गई? सब तैयार है पूजा। माँ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी पत्थर जैसी बहू उनके लिए इतना कुछ कर रही है। उसी शाम को पूजा ऑडिटोरियम की बुकिंग और तैयारियों के चक्कर में घर लौटने में थोड़ी लेट हो गई और वो जैसे घर में कदम रखती है। कहाँ मर गई थी महारानी? सुबह से पैर जो पहियों पर लगे हैं, अभी घर आने का समय मिला है? घर में इतने काम पड़े हैं, पर तुझे तो बस आवारागर्दी सूझती है। माँ, बस कुछ जरूरी काम से बाहर गई थी, अब आ गई हूँ, सारा काम कर दूंगी। काम करेगी? जबान लड़ाती है। ये ले, ये है तेरी बदजुबानी का इनाम। माँ, आप मुझे रोज रोज ऐसे क्यों मारती हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? पूजा रोते रोते रसोई में जाती है। सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वो खाना बनाती है। तभी कविता हाथ में स्वादिष्ट खाने के डोंगे लेकर आती है।
माँ, आज आप वो उबला हुआ घास फूस मत खाइए। देखिए, आज मैंने आपके लिए और दादी के लिए खास शाही पनीर और मलाई कोफ्ता बनाया है। अरे बेटा, तू तो कमरे में आराम कर रही थी, तूने कब बनाया? बस माँ, आपका प्यार मुझे रसोई तक खींच लाया। मैंने सोचा आज मैं खुद अपने हाथों से सबको खिलाऊं। दरअसल कविता ने कमरे के पीछे वाले दरवाजे से चुपके से जोमेटो से सारा खाना ऑर्डर किया था और रसोई में जाकर बर्तनों में पलट दिया ताकि किसी को शक न हो। वाह वाह बेटा, क्या स्वाद है। मधु, देखो इसे कहते हैं खाना, असली हीरा तो यही है। देखा, इसे कहते हैं सलीका। तू तो बस हमें बीमार करना चाहती है। तेरा खाना तो अब जानवरों को भी ना डालो। चलिए, खाना सारा उठाकर बाहर फेंक दे। उस दिन मोहित बहुत दुखी है और उसने खाना भी नहीं खाया है।